नमस्कार दोस्तों, मैं रीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 2 जुलाई से 8 जुलाई तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और करंट अफेयर की, और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है लॉजेन डायमंड लीग 2023 किसने जीता है। तो लॉजेन डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा जी ने लॉजेन डायमंड लीग 2023 जीत ली है। इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने। आप जानते हैं नीरज चोपड़ा आपका भाला थ्रो जो होता है जेवलिन थ्रोअर प्लेयर है, तो उन्हें जेवलिन थ्रो करके आपका क्या है, ये जेवलिन थ्रो करके इन्होंने इसमें डायमंड लीग को अपने नाम कर लिया है। ठीक है, चलिए फिर आपको बताते हैं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं। उन्होंने लॉसेन डायमंड लीग 2023 को जीत लिया, जहां पे इन्होंने 87.66 मीटर का बेस्ट थ्रो किया था। मतलब सबसे लंबी दूरी जो फेंकी थी जेवलिन की वो थी 87.66 मीटर। मैं बता दें, इंडियन स्टार प्लेयर की जो मसल इंजरी हुई थी, है ना, इनको क्या है मसल इंजरी हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने कई टूर्नामेंट्स इन्होंने छोड़ दिए थे। उसके बाद रिकवरी करते हुए इन्होंने अपना ये पहला गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, रिकवरी करने की बात कह रहा हूँ मैं आपसे। भैया आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने क्या नाम है आपके इंजरी के कारण कई मैचों से अपना नाम हटवा लिया था। जैसे आप देखेंगे, आप FKV गेम्स, पावो नुर्मी गेम्स और ऑस्ट्रावो गोल्डन स्पाइक, ये सभी टूर्नामेंट्स होने में, ये सब टूर्नामेंट्स थे जिसमें इनको पार्टिसिपेट करना था, परंतु इनकी मसल इंजरी के कारण इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिल्क सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है? मतलब आप कहते हैं सिल्क सेल एनीमिया एराडिक्शन मिशन स्टार्ट किया है किस राज्य में? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एनीमिया सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन इसे कहा गया है, उसका आपको उसे क्या है लॉन्च किया, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें कि नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिक्शन मिशन 2047 एट लालपुर विलेज इन सोदल डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आपको बता दें इस मिशन का जो एम है वो है जो एलिमिनेट करना, मतलब एक तरह से ख़त्म करना जो सिकल सेल एनीमिया होती है, बीमारी है एक सिकल सेल एनीमिया, इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, मतलब 2047 तक हमें अपने देश के अंदर सिकल सेल एनीमिया नामक जो बीमारी है उसको ख़त्म करना है हमारे देश में। ठीक है, तो इस मिशन का जो शुरुआत है वो लगभग 278 डिस्ट्रिक्ट्स में और अक्रॉस 17 स्टेट, मतलब भारत के अंदर 278 जिलों और 17 राज्यों में इसको क्या है लॉन्च किया गया है। आपको बता दें सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है जिससे पेशेंट के जो RCB रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको उसमें अफेक्ट होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे और बताते हैं इसके बारे में। आपको बता दें कि क्या सिकल सेल की डिजीज़ के कारण आपके जो RCB जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी जो शेप्स होती हैं वो सही से आपकी आकार हासिल मतलब एकदम ऐसे ना, आकार रेड ब्लड सेल्स का आकार ऐसा था गोल होता है, पर इस बीमारी के कारण, सिकल डिजीज एनीमिया के कारण क्या है इसका शेप ऐसा हो जाता है, सही से होना नहीं पाया, एक ऐसा शेप हो जाता है ऐसा करके ना, तो गोल शेप ना रह के एकदम आधा चांद सा शेप बन जाता है। इस कारण से ये बीमारी से ही क्या ये ऐसे शेप बन जाता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, जो रेड ब्लड सेल्स के लिए अच्छा नहीं होता। अब जब रेड ब्लड सेल्स के लिए अच्छा नहीं है तो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और इसी जो सिल्क सेल होते हैं इससे क्या है आपके जो मतलब इनको जो RCB सेल्स होते हैं इन्हें सिल्क सेल भी कहा जाता है, इसे सिकल सेल कहा जाता है, जिससे क्या है ये जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। अब सब जाहिर सी बात है, शेप छोटा जाएगा तो जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगी ये। ठीक है, और क्या होता है RCB मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी होने के कारण क्या है आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी जाती है। आप जानते हैं रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाता है ना, और अगर आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कमी रहेगी। साथ ही में आपकी जो आपका ये
क्लॉट जो उसमें सिकल जो होता है ना, सिकल जो है, सिकल सेल जो है वो क्या है, एक क्लॉट फॉर्म कर लेते हैं। क्लॉट का होता है थक्के, मतलब एक तरह सॉलिड शेप बना लेते हैं, है ना, बॉडी में कहते हैं, वो बन जाता है और उससे क्या है आपका ब्लड फ्लो भी रुक जाता है। तो जिससे क्या है बॉडी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जिससे कि कई बार ऐसा हुआ कि लोगों की मृत्यु भी हो गई है। आपको बता दें, ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड बॉडी स्टार्ट्स टू स्टॉप, मतलब जब बॉडी क्या है खून का प्रवाह क्या है एकदम से रोकने लगता है, आप जानते हैं, और उससे क्या है आपको बहुत सारा दर्द, इन्फेक्शन, चेस्ट पेन, स्ट्रोक जैसी कई सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बन गया है, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि मेन स्पॉन्सर कौन हो गया है इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, ड्रीम11। जी हाँ, ड्रीम11 आपका इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का क्या स्पॉन्सर बन गया आपका। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दे दें कि रिपोर्ट आई है, इसमें बताया है कि ड्रीम11 जो गेम आप जानते हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसने क्या है टेक ओवर कर लिया है मेन जर्सी स्पॉन्सर, मतलब क्या है जो इंडियन क्रिकेट टीम होगी उनके जर्सी ऊपर जो लोगो बन के आएगा ना, अब वो ड्रीम11 का लोगो बन के आएगा। ठीक है, जो कब के जुलाई 2023 से शुरू हो गया है, मार्च 2026 तक ये चलेगा। ठीक है, और इसे रिप्लेस कैसे किया है, इसे रिप्लेस किया है बायजूस द्वारा। ठीक है, आपको बता दें ये डील आपके सिक्योर करी गई है 358 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है, तो क्या आप समझ लीजिए कि ड्रीम11 ने 358 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं, मतलब बीसीसीआई को दिए हैं इस स्पॉन्सरशिप के लिए। आपको बता दूं, इससे पहले जो बायजूस है, बायजूस क्या नाम है स्पॉन्सर था इंडियन क्रिकेट टीम का, 2019 में बन गया था ये। ठीक है, इन्होंने सरपास किया था ओप्पो जो मोबाइल कंपनी है, चाइनीज़ मोबाइल कंपनी है, उसको सरपास किया था, और उसके द्वारा क्या है ये इसके बाद के बायजूस बन गया था आपका क्या है स्पॉन्सर इसका। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का किस बैंक में विलय हो गया है, मतलब किस जो आपका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसका मर्ज किस बैंक के साथ हो गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, HDFC। जी हाँ, HDFC बैंक के साथ आपकी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का क्या है आपका मर्जर हो गया है, विलय हो गया है, दोनों अब क्या है एक हो गई हैं। तो आपको जिस कारण जानकारी बता दें कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको मर्ज कर दिया गया है HDFC बैंक के साथ। वही आपको बता दें HDFC बैंक की जो क्या नाम है मिल गई है, विलय हो गई है किसके साथ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, और साथ ही इससे क्या है ये भारत की लार्जेस्ट बैंक बन गई है। मतलब ये बैंक जब मिल गई हैं दोनों, जब फाइनेंस कंपनी और ये बैंक दोनों मिलकर एक हो गए हैं, इससे क्या है ये भारत की लार्जेस्ट बैंक बन गई है। HDFC क्या है अब भारत की लार्जेस्ट बैंक बन गई है, प्राइवेट बैंक बन गई है। ठीक है, ये HDFC प्राइवेट बैंक है, आप जान लीजिए। और जो मर्जर हुआ है दो एंटिटी का, इसके अनाउंसमेंट जो थी वो 4 अप्रैल 2022 को कर दी गई थी। ठीक है, और वहीं आपको बता दें कि इसको क्या नाम है आपका HDFC का फाउंडेशन कब फॉर्म किया गया है, तो आपको बता दें कि इसे फाउंड किया गया था 1994 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। ठीक है, चलिए फिर आपको और देख सकते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी आपको जानकारी देते हैं, जैसे HDFC है, HDFC अब नंबर 1 होगी भारत में। ठीक है, भारत में तो नंबर 1 हो गई है, पर अगर बात करिए वर्ल्ड की, है ना, अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल की, अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक जो है वो विश्व स्तर पर आपकी 4th रैंक पे आ गई है। किस पे? 4th रैंक पे आ गई है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भारत की टॉप 10 बैंक्स हैं, इनके बारे में हम देख सकते हैं कौन कौन सी। पहले HDFC, फिर ICICI, फिर SBI, है ना, कोटक, एक्सिस, है ना, बाकी बैंकिंग्स हैं, ये सब बैंक हैं, उनके नाम दे रखे हैं। टॉप 10 बैंक्स हैं जो कि भारत की टॉप 10 बैंकिंग में आती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में किस देश ने पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब जो थिन प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनके ऊपर कंप्लीटली बैन कर दिया है। तो वो सही कंट्री आपकी है न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड वो ऐसा देश है वो जिसने अपनी पतली प्लास्टिक जो थिन प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है। ठीक है, तो आपको बता दें न्यूजीलैंड ने अपना एक मोमेंटस स्टेप लिया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसमें तहत इन्होंने क्या है प्लास्टिक को कम करने के लिए अपना एक स्टेप उठाया है, जिससे कि वो अपने देश के अंदर प्लास्टिक कम कर सके। और ये पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कंप्लीट बैन लगा दिया है थिन प्लास्टिक बैग पे। आप जानते हो सुपर मार्केट में आप जाते हैं जिसमें सब्जी वगैरह आप लेके आते हैं ना, प्लस पतली से प्लास्टिक होती है, उन प्लास्टिक्स पे इन्होंने क्या है कंप्लीट बैन लगा दिया है। अब इनके सुपर मार्केट्स में जो प्लास्टिक है वो नहीं बिकेगी।
ठीक है। वहीं आपको बता दें कि ये आपका जो मूव है, इससे क्या हुआ, जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से आपका क्या नाम है बैन कर दिया गया है। साथ ही में इन जो प्लास्टिक स्ट्रॉस आते हैं ना, पतले पतले प्लास्टिक स्ट्रॉ होते हैं, जैसे आप क्या नाम कोल्ड ड्रिंक या पेप्सी या फिर जो भी पीते हैं स्ट्रॉ लगा के ना, है ना, वो भी बंद कर दिए गए हैं। ठीक है। और सिल्वरवेयर हैं उनको भी क्या है बैन लगा दिया गया है उनको ऊपर भी। ठीक है। और आपको बता दें कि जो न्यूजीलैंड है देश है, उसने 2019 में एक प्रोग्राम शुरू किया था, कैंपेन शुरू किया गया था, जिसके तहत क्या नाम है इन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन करना शुरू कर दिया था। अब इन्होंने क्या है थिकर प्लास्टिक को भी अपने शॉपिंग क्या नाम अपने मार्केट से पूरी तरह गायब कर दिया है। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कौन सा देश 2024 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार बन जाएगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी भारत। जी हाँ, हमारा प्यारा भारत 2024 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन जाएगा, ऑनलाइन बायर बन जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन खरीदार सबसे बड़ा भारत बन जाएगा दुनिया का 2024 तक। ठीक है। नंबर 1 पे कौन रहेगा? नंबर 1 पे चाइना है, करंट की बात करी जाए, नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए है करंट में, और नंबर 3 पे क्या हमारा प्यारा भारत है। ठीक है। अब 2024 की बात करी जाएगी, जब 2024 आएगा तो 2024 में क्या है, नंबर 1 पे चाइना ही रहेगा। ठीक है। पर नंबर 2 पे कौन हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे क्या इंडिया हो जाएगा। ये करंट स्टेटस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। ठीक है। फिर आपको और जानकारी दे दें, इसके बता दें कि एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया हाउ इंडिया शॉप ऑनलाइन 2022। तो इस रिपोर्ट के तहत बताया गया, ये रिपोर्ट जो है वो एक अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म है, इसका नाम है बैन एंड कॉरपोरेशन, और साथ ही फ्लिपकार्ट इंडिया ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी करी है, जिसके तहत इन्होंने बताया है कि जो इंडियन ऑनलाइन कंज्यूमर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स को 1-2 साल के अंदर क्या है सरपास कर देंगे, मतलब 2000 चाइना में सरपास कर देंगे, और सरपास करने के बाद भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन बायर हो जाएगा विश्व का। ठीक है। आपको बता दें इंडिया करंटली 3rd लार्जेस्ट शॉपर, मैंने अभी आपको बताया है, जिसके बाद टोटल 180 to 190 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स हैं, मतलब इतने लोग शॉपिंग कर रहे हैं 2021 में आफ्टर चाइना की बात करें। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करी जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स 2027 तक आप देखेंगे तो 400 से 500 मिलियन बायर्स होंगे। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इस बारे में। अब आप बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन ई रिटेल मार्केट जो है वो लगभग ग्रो कर जाएगा 40 बिलियन तक 2021 में, मतलब ग्रो कर गया है 2021 में। वहीं 2022 में ये 50 बिलियन ग्रो कर गया है, और इसी रेट के साथ साथ देखा जाए तो भारत हर साल इंक्रीज कर रहा है, और जो इसकी एनुअल ग्रोथ है वो 25 से 30% बताई जा रही है। ठीक है। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में लगभग ये डबल हो जाएगी मार्केट में। ठीक है। आपको बता दें जो ई रिटेल है उसको परचेज करते हैं कि जो जब भी उसे कहते हैं जिससे आप क्या ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब भी कोई ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन गेम या एंटरटेनमेंट करते हैं उसको ई रिटेल में आपके ये इंक्लूड नहीं होते। कौन से सर्विसेज, गेम्स, एंटरटेनमेंट ये आपके ई रिटेल में यूज़ नहीं होते। ई रिटेल में आपका सामान खरीदते कौन से, जैसे आपने मोबाइल खरीद दिया, बैट अपने घर के सामान खरीद लिए, पेन पेंसिल खरीद लिया ऑनलाइन, ये सब ई रिटेल में आते हैं। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं। तो आपको बताना है एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर कौन बन गए हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी अतुल आनंद। जी हाँ, अतुल आनंद जी देखते हैं, ये वाइस एडमिरल हैं, ये जो इंडियन नेवी के एडमिरल हैं, जो अब क्या बन गए हैं एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है 132वां डूरेंट कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी कोलकाता में। जी हाँ, डूरेंट कप जो है 2023 का जो है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, कोलकाता के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो आपको जानकारी दे दें कि 132nd डूरेंट कप जो इंडिया का एक ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, वो आपका 3 अगस्त को खेला जाएगा, 3 अगस्त से 3 सितंबर तक खेला जाएगा कोलकाता के अंदर। वहीं आपको बता दें ये ट्रॉफी इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है जून 30, 2023 में, जून 30 को बता दिया गया है, और ये एक माइलस्टोन होगा किसका, डूरेंट कप का ही। ठीक है भैया, आपको बता दें इसमें फॉरेन टीम्स भी पार्टिसिपेट करेंगी, जो क्या नाम है काफ़ी मतलब 27 साल के अंतराल के बाद क्या है फॉरेन टीम्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ आपको। इसके अंदर टोटल 24 टीम्स होंगी, और
4 जगहों पे क्या नाम है ये मैच करे जाएंगे। कौन कौन पे, कहाँ पे, गुवाहाटी, कोकराझार जो कि आसाम के अंदर है, ये 2 जगह, और शिलोंग मेघालय में, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इन 4 जगहों पे क्या है ये पूरे सारे टूर्नामेंट्स होंगे। वहीं आपको बता दें डूरेंट कप को स्टेब्लिश किया गया था 1888 में, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, आप देखें प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मतलब AIFF की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मिस्टर कल्याण चौबे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GS पर्सपेक्टिव से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना बढ़ गया है, मतलब इंडिया का एक्सटर्नल डेप्थ कितना बढ़ गया है मार्च 2023 के बाद। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए $624.6 बिलियन। जी हाँ, हमारा ये क्या है, ये एक्सटर्नल डेप्थ हो गया है, डेट हो गया है, ठीक है। ये डेट मतलब एक्सटर्नल होता है, लोन होता है जो हमने क्या है विदेशों से लोन लिया है, ठीक है, लिया है बाहरी देशों से, ठीक है। तो वहीं आपको चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह दत्त। जी हाँ, आप फोटो देखते हैं, ये देख रहे हैं, ये आप ये पर्सन देख रहे हैं, ये आपके हैं कौन, राजेंद्र सिंह दत्त। इनको सम्मानित किया गया है लाइट अवार्ड से, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूके में। वहीं आपको जानकारी दे दें राजेंद्र सिंह दत्त जो हैं वो कि एक आपके अनडिवाइडेड इंडियन एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का है। इसके क्या नाम है, राजेंद्र दत्त जी को सम्मानित किया है। किसने किया है, अनडिवाइडेड इंडियन एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए जो इन्होंने सर्विस दी है अपनी किस्म के लिए ब्रिटिश इंडियन वॉर वेटरन्स को क्या है इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, उनके प्रयासों के लिए एक साथ लाने के लिए, उनके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए, या उनको कह सकते हैं कि उनके जो प्रयास करे उन्होंने उनको सम्मानित किया गया है इसके लिए, ठीक है। आपको बता दें कि इन्होंने क्या नाम है सर्विंग कंट्री जो क्या नाम ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, किस टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं आप करते हैं इस अवार्ड के बारे में कोई जानकारी देते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ लाइट एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था 1990 में। इसका हेडक्वार्टर जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। आपको बता दें पॉइंट ऑफ लाइट जो है अवार्ड है जो ये रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग पीपल जिन्होंने अपनी सर्विस दी है कम्युनिटी के अंदर कुछ डिफरेंट या कुछ कहते हैं कि एक अच्छी स्टोरी अपने क्या नाम कम्युनिटी के अंदर अपनी एक अच्छी स्टोरी पोस्ट करी है, उसके लिए आज कहते हैं सोशल चैलेंजेस को फेस किया है, उसके लिए इन्हें सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दिल्ली मेट्रो के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी गुरुग्राम। जी हाँ, गुरुग्राम सिटी सेंटर जो आपका है इस कर दिया गया है। इसका हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन था, आप जानते हैं हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम सिटी सेंटर कर दिया गया है, ठीक है। नहीं, ये गलत है, ये गुरुग्राम नहीं कर दिया गया, भगत सिंह करा गया है, भगत सिंह सिटी सेंटर है। आप ये गलत यहाँ पे आंसर ऑप्शन है, इसे मत लगाइएगा, ठीक है। ये है भगत सिंह सिटी सेंटर, ठीक है। क्या रहेगा, क्या भगत सिंह सिटी सेंटर नाम का ऑप्शन है इसका, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है नाडा इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी सरडा। ये आप जानते हैं सराडो के साथ क्या है आपका एग्रीमेंट किया है किसने, नाडा ने। सराडो क्या है, SARADO, सराडो का था। अब नाडा का फुल फॉर्म क्या है, तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसने सराडो के साथ क्या है एक एग्रीमेंट किया है, MOU साइन किया है। आपको बता दें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इन्होंने क्या है साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन से हम सराडो कहते हैं, इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके लिए, स्ट्रेंथनिंग रीजनल कॉरपोरेशन के साथ। किस सेक्टर में, एंटी डोपिंग एफर्ट सेक्टर के अंदर ये आपका साइन किया गया है। इंडियन नाडा इंडिया के बीच और सराडो कॉरपोरेशन के बीच साइन किया गया है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसमें मौजूद कौन थे इस टाइम, तो इस टाइम मौजूद थे आपके हमारे देश के श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं भारत के अंदर, ठीक है। चलिए फिर आगे आपको बताते हैं। आपको बता दें MOU साइन किया गया है नाडा और सारडा के बीच में
जो एंटी डोपिंग जो होती है स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, एंटी डोपिंग होती है। मतलब क्या है, आप ड्रग का यूज जो लोग करते हैं स्पोर्ट्स में अपने आप को अपनी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए पीएम प्रसाद। जी हाँ, पीएम प्रसाद जी ने क्या अपना पदभार संभाला है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया। ठीक है, आप देखते हैं ये फोटो इनका। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है सावनी मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी झारखंड। जी हाँ, सावनी या कहते हैं जो सावनी मेला है वो क्या आपका झारखंड में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो सावनी जो कहते हैं ये सावनी है वो मनाया जाता है जुलाई के अगस्त महीने, जो सावन का महीना होता है उसे मनाया जाता है। आपको बता दें हर इस सावन के महीने में हर सोमवार को जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान शिव को क्या है अपना जल अर्पण करते हैं। ठीक है, वो जल चढ़ाते हैं। भाई यहाँ पे जो जल चढ़ाने जैसे क्या ना कई लोग होते हैं कि लोग जल लेके आते हैं ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, कांवड़िया कहते हैं। जो लोग जल लेके आते हैं गंगा नदी से भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, उन्हें हम कांवड़िया कहते हैं। जो सेफ्रन कलर के कपड़े पहनते हैं, जो भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं और घाट जैसे पानी इकट्ठा करते हैं। कहाँ पे? सुतलज गंज जो जगह है वहाँ से क्या पानी इकट्ठा करते हैं और फिर वो वापस जाते हैं। ठीक है, भोलेनाथ चढ़ाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 126। जी हाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 126 है। ठीक, चलिए फिर आगे आप बताता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसने रिलीज़ करी अभी क्या नाम रिलीज़ करा है एक रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि लोग सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री कौन सी है वर्ल्ड के अंदर। वहीं आपको बता दें ये इसका 7th एडिशन था। ठीक है, और किसका? ग्लोबल पीस इंडेक्स का, जिसके तहत क्या है ये रेटिंग देते हैं। ठीक है, किसने आपकी ये रेटिंग देते हैं कंट्रीज को कि कौन ज़्यादा पीसफुल नहीं है। और लगातार ये 9 सालों से ये रेटिंग देते आ रहे हैं। ठीक है, 9 सालों से क्या है ये रेटिंग देते आ रहे हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, देखिए आप रैंक देखते हैं, इसमें नंबर 1 देखेंगे तो आइसलैंड है, नंबर 2 पे डेनमार्क है और नंबर 3 पे आयरलैंड है। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्रीज बताई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। वहीं भारत की रैंक कितनी है? इसमें 126 भारत की रैंक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत बलात्कार पीड़ितों के लिए एक नई राहत योजना शुरू की है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी मिशन वात्सल्य योजना। जी हाँ, वात्सल्य योजना के तहत जो भारत सरकार है जो रेप पीड़ित लोग होते हैं या पर्सन्स होते हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू करी गई है। आपको बता दें कि मिशन वात्सल्य स्कीम शुरू की है, जिसके तहत जो रेप पीड़ित होते हैं जिसको उनकी फैमिली द्वारा क्या नाम छोड़ दिया जाता है, जो माइनर गर्ल्स होती हैं उनको उनके परिवार द्वारा छोड़ दिया जाता है, उनके लिए क्या है भारत सरकार अब क्या है एक योजना लाई है, जिसके तहत क्या है ये उनको प्रोटेक्ट करेगी और उन्हें क्या है सुरक्षा प्रदान करेगी। मिशन वात्सल्य जो है 21 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। और वहीं आपको बता दें वात्सल्य जो फोकस करता है प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन पर। ठीक है, वहीं आपको आगे बता दें गवर्नमेंट ने 415 पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया है पूरे देश के अंदर, जिससे क्या है जो माइनर विक्टिम्स जो रेप पीड़ित होते हैं उनको जस्टिस मिल सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, आपको बता दें कि जो मिशन वात्सल्य है इसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या नाम है आपका जो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में ऐसे प्रोविज़न और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 इसे हम पॉस्को एक्ट भी कहते हैं, इसके तहत ये सारा काम किया गया है। आपको बता दें मिशन वात्सल्य सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर इसे चलाया जाएगा, जिसे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी द्वारा क्या नाम है असेसमेंट दी जाएगी, किसे? केंद्र सरकार को दी जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से सब मिल के काम करेंगे इसमें। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता कौन बन गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए अजीत अगरकर। जी हाँ, अजीत अगरकर जी इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता है, कहते हैं कि चीफ सेलेक्टर बन गए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। आप देखते हैं फोटो इनका अजीत अगरकर जी का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मनवंक या कहते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, इसे हम NCSC भी कहते हैं,
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, MU नायर। जी हाँ, MU नायर जी आप देखते हैं, ये जो है ये MU नायर जी हैं, ये MU नायर जी, इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के चीफ। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सी, भारत ने। जी हाँ, भारत ने सेफ चैंपियन 2023 का टाइटल जीता है। आपको बता दें इंडियन फुटबॉल टीम ने क्या नाम है, लगातार पेनल्टी शूट आउट में कुवैत को 5-4 से हरा के ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु के श्री कंटेरवा स्टेडियम के अंदर ये मैच हुआ था। वहाँ पे क्या है, ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली भारत ने। ठीक है, अब बात सारी बता दें आपको, भारत की 100 रैंक हो गई किसमें? फीफा रैंकिंग में। फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी? टॉप 100 में आ गई है। ठीक है, और ये जो सर्फ चैंपियनशिप हुई थी ये 14th एडिशन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, आपको बता दें ये भारत की लगातार सेकंड विक्ट्री है आपकी सर्फ चैंपियनशिप के अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये देखते हैं जैसे अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, इस टूर्नामेंट में कौन कौन से फेयर प्ले अवार्ड कैसे दिया गया है? नेपाल फुटबॉल टीम को। बेस्ट गोलकीपर का अनिसुर रहमान जिको को दिया गया। हाईएस्ट गोल स्कोर सुनील चैटर्जी की, टोटल 6 गोल करे हैं इंडियन क्रिकेट फुटबॉल टीम कैप्टन जो है। मोस्ट वेरिएबल प्लेयर भी वही रहे हैं, और रनर अप कौन रहा है? कुवैत फुटबॉल टीम रनर अप रही है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे और बताते हैं जो साफ फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसे हम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप भी कहते हैं। ये फाइनल मतलब हर 2 साल में होने वाली एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे साउथ एशियन कंट्रीज में कराया जाता है। आपको बता दें इसकी स्टैब्लिश 1993 में करी गई थी, और पहला मैच जो हुआ था लाहौर में हुआ था पाकिस्तान के अंदर, इंडिया और यहाँ, जिसमें क्या है भारत ने पाकिस्तान को फाइनल मैच में हरा दिया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारत में स्टार्टअप 20 की मिसाल किस देश को सौंपी है? तो भारत में ये मिसाल स्टार्टअप 20 का जो मिसाल होती है वो किसे सौंपी गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ब्राज़ील को। जी हाँ, ब्राज़ील को सौंपी गई है। आपको बता दें स्टार्टअप शिखर समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया था स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंटशिप, ये पूरी हो गई है गुरुग्राम के अंदर। अब क्या है, ये 2 दिन का एक समिट था जिसमें क्या है भारत के काफ़ी सारे फॉस्टिंग इनोवेशंस, कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस और ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम ये सब पे कार्य किया गया था। इसमें के तहत अब ये पूरा कंप्लीट हो गई है। अब ये क्या नाम है, जो दूसरा देश होगा जो अगला G20 प्रेसिडेंट होगा उसके लिए उसको ये टॉस सौंप दी गई है। जैसे ब्राज़ील होगा तो 2024 में जो G20 समिट होगा उसको कौन होस्ट करेगा? ब्राज़ील होस्ट करेगा, और उसी को क्या है ये ऑफिशियल टॉर्च हैंड ओवर कर दी गई है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है राजनीतिक दलों को अपना वित्तीय विवरण दर्ज करने के लिए अनुमति देने के लिए किसने पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्होंने आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑनलाइन किस पोर्टल पे ऑनलाइन पोर्टल पर डाल सकते हैं, इसकी अनुमति किसने दी है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन। जी हाँ, चुनाव आयोग ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बता दें कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपना फाइनेंशियल अकाउंट अब ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया गया है। और इनका जो पोर्टल है ये imes.eci.gov.in ना, इस पे जाके क्या है ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके तहत इसमें ठीक है आपको बता दें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये सबमिट किया जाता है हर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, किसको? इलेक्शन कमीशन को सौंप किया जाता है। किसके तहत ये किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत ये सब किया जाता है। ठीक है, ये गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में बताया गया है कि हर साल अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को देगी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है AS को एसोचैम से कहते हैं, या फिर यही कहते हैं ASSOCHAM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 पुरस्कार किसे प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, NMDC मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, आपको बता दें जो NMDC है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसे सम्मानित किया गया है 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड। कहाँ पे? ASSOCHAM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 कोलकाता के अंदर। ठीक है, आपको बता दें मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड है ये, और साथ ही में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, इन 2 अवार्ड से क्या सम्मानित किया गया है इस कंपनी को?
ठीक है। वहीं आपको बता दें ये अवार्ड रिप्रेजेंट किया गया है अनुराग श्रीवास्तव द्वारा, जो कि IAS सेक्रेटरी हैं किसके, इंडस्ट्री कॉमर्स एंड एंटरप्राइज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, और ये इंडियन माइनिंग और मिनरल्स कॉन्क्लेव 2023 के तहत जो आपका चल रहा था उसमें क्या है, ये सम्मानित किया गया है। वहीं चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी, ये कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी कामेश्वर राव कोदावती। देखते हैं फोटो, कामेश्वर राव कोदावंती ये बन गए हैं CFO ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है मोर जंगल जमीन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी उड़ीसा द्वारा। जी हाँ, उड़ीसा द्वारा मोर जंगल जमीन योजना शुरू की गई है। इसके तहत क्या है, आपका जो फॉरेस्ट जो वहाँ पे आदिवासी लोग होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनको क्या है फॉरेस्ट राइट दिए जाएंगे। ठीक है, ये इनिशिएटिव शुरू करने वाला उड़ीसा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया है कि इसके इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के तहत। ठीक है, इसमें क्या ये राइट देंगे। मोर जंगल जमीन योजना स्कीम के तहत क्या रहेगा, ये कंडीशन किया जाएगा 2006 में, है ना, जो आपका हुआ था फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसे FRA कहा जाता है। इसके तहत फोकस किया जाएगा जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनके हितों को और उनके वेलफेयर को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बास्केटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं। तो सही आंसर आपका आंसर है ऑप्शन ए अधव अर्जुन। जी हाँ, फोटो देखते हैं, ये अधव अर्जुन जी ये बन गए हैं किसके, प्रेसिडेंट बन गए हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है NGT के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी शिव कुमार सिंह। जी हाँ, फोटो देखते हैं शिव कुमार सिंह जी का, ये बन गए हैं चेयरमैन ऑफ NGT। ठीक है, आपको बता दें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके द्वारा जस्टिस शिव कुमार सिंह फर्स्ट को क्या है आपका चेयरमैन बना दिया है किसके, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जैसा NGT कहा जाता है इसका। ठीक है, आपको बता दें इससे पहले जस्टिस आदर्श कुमार गोयल थे जो कि जुलाई 2018 को अपॉइंट किए गए थे, परंतु 6 जुलाई को क्या है इनका ये रिटायर हो गए हैं। तो इनके बाद जब तक अभी कोई और पर्सन नहीं बन जाता इस पद के लिए, तब तक क्या है ये एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर काम करेंगे। कौन, जस्टिस शिव कुमार सिंह फर्स्ट। ठीक है, वहीं आपको बता दें इंडिया तीसरा ऐसा देश है जिसने ऐसी कोई स्पेशल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल बनाई है किसके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। ठीक, चलिए फिर आपको बताते हैं ये NGT के बारे में बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत हमने 18 अक्टूबर 2010 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू स्पीड अप डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब पर्यावरणीय मुद्दों के निपटाने में तेजी लगाना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, वहीं इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, कहाँ पे, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है पिरामल फाइनेंस द्वारा पहली पूर्ण महिला शाखा कहाँ खोली गई है। तो बताना आपको ऑल वुमेन ब्रांच ओपन बाय पिरामल फाइनेंस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी कोची के अंदर शुरू करी गई है। ठीक है, कोची के अंदर इन्होंने एक ऐसी ब्रांच खोली जिसके अंदर क्या सभी महिलाएं उस पर काम करती हैं, मतलब वहाँ पे कोई मेल मेंबर नहीं काम करता, सब फीमेल मेंबर्स ही काम करती हैं। ठीक है, ये एक अपनी तरह से एक यूनिक नीड, जो फीमेल की जो नीड होती है उसको तहत ही काम किया गया है। तिरुपुनी थोरा ये जगह है कोची के अंदर, वहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, वहीं आपको बता दें जो पिरामल फाइनेंस है इसका आगे भी और जगह ब्रांच खोलने का ऐसा इरादा है, जहाँ पे जयपुर, मुंबई, मोहाली, न्यू दिल्ली, यहाँ पे भी क्या है अपनी ऐसी ब्रांच खोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल या वुमेन द्वारा चलाई जाएंगी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है थ्रेड ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी मेटा। जी हाँ, जो मार्क जुकरबर्ग है उनके द्वारा क्या है थ्रेड ऐप लॉन्च किया गया है। थ्रेड ऐप एक तरह से मान लीजिए ट्विटर जो है, ट्विटर का ही कॉपी बताया जा रहा है इसको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है FIH मतलब FIH हॉकी पी लीग का खिताब किसने जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए नीदरलैंड। जी हाँ, नीदरलैंड ने FIH हॉकी प्रो लीग जीत ली है। ठीक है, आपको बता दें नीदरलैंड ने अपना ये सीजन का 14 सीजन में चैंपियन बन गया है 35 पॉइंट के साथ। ठीक है, और वहीं आपको बता दें नीदरलैंड में पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने लगातार 2 बार अपना ये टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए
आपको याद रखते हैं ये लिस्ट है पूरी, जो पर नंबर 1 पे नीदरलैंड, नंबर 2 पे ग्रेट ब्रिटेन, नंबर 3 पे बेल्जियम, नंबर 4 पे कौन रहा है, भारत रहा है इसमें। ठीक है, भारत ने टोटल 16 मैचों में 8 जीते हैं, 5 हारे हैं, 3 ड्रॉ हुए हैं, टोटल 30 पॉइंट है भारत के। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है अमापोखरी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, उड़ीसा के अंदर। जी हाँ, उड़ीसा के अंदर आपकी क्या है, अमापोखरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा अमापोखरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत जो क्या नाम है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो शहरी क्षेत्रों में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, उनको क्या है, दोबारा से पुनर्जीवित या कह रहे हैं रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, और पूरे राज्य के अंदर। ठीक, चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। और कमेंट करना ना भूलें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आज के बस इतना रखते हैं। जय हिंद।